हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग दूसरा के पाठ्यक्रम में से कविवर बिहारी का जीवन परिचय। प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है कि कविवर बिहारी के जीवन पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, अथवा कविवर बिहारी की काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए जीवन के बारे में भी अवश्य कुछ लिखें। तो भूमिका के रूप में हम कहेंगे कि कविवर बिहारी के जन्म को लेकर विद्वानों में प्राय मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म संवत 1662 अर्थात सन 1605 में स्वीकार करते हैं। इनके जन्म संवत से लेकर जन्म स्थान, बाल्यकाल और यौवन काल कहाँ व्यतीत हुए इत्यादि सभी पर अनेक मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1660 अर्थात सन 1603 में स्वीकार करते हैं, परंतु अधिक का पक्ष है जो वो 1595 और 98 के बीच में ही सही बैठता है। इस तरह इनकी मृत्यु के संबंध में भी चर्चा है कि 70 वर्ष की आयु तक यह जीवित रहे, जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्हें संवत 1721 अर्थात ईस्वी 1664 तक ही जीवित स्वीकार करते हैं। इस तरह भी इतना तो सिद्ध हो जाता है कि यह लगभग 70 वर्ष तक जीवित रहे। जिस प्रकार बिहारी का जन्म और मृत्यु समय को लेकर विवाद का विषय रहा है, उसी प्रकार स्थान के विषय को लेकर भी अलग अलग प्रकार के विचार मिलते रहे हैं। कुछ विद्वान बिहारी का जन्म ग्वालियर में मानते हैं, जबकि कुछ की मानता है कि ग्वालियर के आसपास बसुधा के गोविंदपुरम में हुआ। अधिकतर विद्वानों का यही मत रहा है। रत्नाकर जी ने स्पष्ट शब्दों में इनका जन्म ग्वालियर में स्वीकार किया है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, बचपन बुंदेलखंड में बीता और यौवन अपने ससुराल में। बिहारी के पिता का नाम केशवदास था। पिता के नाम के संबंध में काफ़ी चर्चाएं मिलती रही हैं, लेकिन अब सभी विद्वान यह मानते हैं कि आचार्य केशवदास, जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है, वे ही बिहारी के पिता हैं। इस संबंध में एक प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त होता है कि केशवदास नाम के एक विद्वान बाबा नरहरिदास के शिष्य थे। ओरछा के महाराजा रंजीत सिंह अक्सर स्वामी जी के दर्शन हेतु वहां आया करते थे और उन्हीं की आज्ञा पाकर महाराजा इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने साथ ओरछा ले गए। उस समय बिहारी की आयु लगभग 7-8 वर्ष की रही होगी। इस तरह से यह प्रमाणित हो जाता है कि बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में और विवाह मथुरा में हुआ। तब से ये अपने ससुराल में ही रहे, लेकिन अपनी प्रौढ़ अवस्था में बिहारी राजस्थान के अजमेर के राजा जयसिंह के आश्रय में चले गए और वहीं पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना सत्सई का निर्माण किया। बिहारी के गुरु का नाम नरहरिदास है। यही महात्मा इनके पिता के गुरु रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार बादशाह शाहजहां स्वामी जी के दर्शन हेतु उनके आश्रम में पहुंचा। वहीं पर स्वामी नरहरिदास के कहने पर बिहारी ने उन्हें अपनी कविता सुनाई। इस पर बादशाह प्रसन्न होकर उन्हें आगरा ले आए। बहुत देर तक बिहारी आगरा में ही रहे और यहीं कामकाज करते रहे। शाहजहां में के किसी एक पुत्र के जन्मदिन के संबंध में होने वाले उत्सव के अवसर पर भारत के बहुत से राजा वहां इकट्ठे हुए। वहीं पर बिहारी ने कुछ कविताएं सुनाई। राजा लोग प्रसन्न हो गए और उनमें से कुछ राजाओं ने बिहारी के लिए वार्षिक वृत्ति नियत कर दी। अपना वार्षिक लेने के लिए ये अजमेर गए। वहीं पर राजा जयसिंह का आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ। सत्सई की रचना भी बड़े विचित्र ढंग से हुई, ऐसा स्वीकार किया जाता है। सुनने में ऐसा आता है, कहते हैं कि राजा जयसिंह ने उन्हीं दिनों जब बिहारी वहां पहुंचे थे नया नया विवाह किया था, इसलिए वह नई रानी के प्रेम में इतना लीन हो गए कि दरबार का और प्रजा का काम देखने के लिए उनके पास समय या परवाह नहीं रही। बेचारी उनकी पहली रानी जो बड़ी थी वो इतनी दुखी रहती थी क्योंकि उसको अपने सुख में बाधा पहुंच रही थी। राज्य के अधिकारी चिंतित रहते थे। ऐसी स्थिति में एक दासी के हाथों में कागज पर लिखकर बिहारी ने एक दोहा भेज दिया। कहते हैं कि इस दोहे ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि राजा जयसिंह फिर से राज्य के कामकाज की ओर प्रवृत्त हो गए और वहीं अपने काम में लग गए। इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया जाता है कि ऐसा होने से रानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बिहारी का एक चित्र भी बनवाया और उसे काफ़ी इनाम भी दिए। अभिप्राय यह है कि यह दोहा ही सत्सई रचना का आरंभिक कारण बना, क्योंकि तभी बिहारी को राजा आश्रय प्राप्त हुआ और एक एक दोहे की रचना पर सोने की अशरफियाँ उन्हें दी जाने लगी और बहुत मान सम्मान और जगीरें भी बिहारी को प्राप्त हुई। सत्सई में श्रृंगार के साथ साथ नीति, भक्ति, हास्य और सामाजिक पक्ष से संबंधित दोहे आदि है जो पाठक को कई प्रकार का आनंद देते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि बिहारी की जो साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो क्या है। बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भले ही एक ही ग्रंथ की रचना की, किंतु उन्होंने इसी में गागर में सागर भर दिया। ये बात अधिकतर विद्वान स्वीकार करते हैं। उन्होंने श्रृंगार के अतिरिक्त नीति, वैराग्य, भक्ति और विविध विषयों पर अति मनोरम वर्णन किया है। उनकी काव्यगत विशेषताएं हम निम्नलिखित रूप से आपके साथ साझी करने जा रहे हैं।
सबसे पहले हमारे पास आता है मुक्तक काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक काव्य रचना में सफल होगा। शुक्ल के इस कथन के अनुसार बिहारी सत्संग में मुक्तक काव्य का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। शब्दों के जादूगर बिहारी लाल ने केवल 48 मात्राओं के छोटे से छंद दोहे में भाव और अर्थ की इतनी गरिमा भर दी है कि उसे जितनी बार पढ़ो उतनी ही बार एक नया आनंद, एक अनूठा भावोल्लास और अपूर्व मानसिक संतोष प्राप्त होता है। कहीं कहीं कवि ने केवल 16 शब्दों में ही प्रिय युगल की एक संपूर्ण प्रेम कथा को प्रस्तुत कर दिया है। ये बिहारी की अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता है। उन्होंने गागर में सागर बनने का जो कार्य किया। नंबर 2 पे हमारे पास है जी विषय की विविधता। बिहारी सत्सई का प्रमुख वर्ण विषय श्रृंगार है, किंतु कवि ने भक्ति, नीति, वीरता, वैद्यक आदि से संबंधित विषयों को भी अपने दोहों का विषय बनाया है। बिहारी लाल ने भक्ति से संबंधित दोहों में किसी संप्रदाय विशेष का समर्थन न करते हुए सामान्य व्यक्ति की समान भक्ति की है। इन्होंने संतों के समान सत्संग के महत्व, कुसंगति के त्याग आदि का उपदेश भी दिया है। कवि ने ज्योतिष, गणित, विज्ञान, वेदांत आदि विषयों पर भी दोहे लिखे। नंबर 3 पे है हमारे पास श्रृंगार वर्णन। बिहारी लाल ने अन्य रीति कवियों की भांति रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य की रचना की है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, किंतु वह रीति ग्रंथों से प्रभावित अवश्य थे। वह रस सिद्ध कवि थे। श्रृंगार रस का उनकी सत्सई में अत्यंत मनोरम वर्णन हुआ है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सफलतापूर्वक चित्रण अपने काव्य में किया है। हाँ, सत्सई में 713 दोहे हैं। ये उसमें से केवल 600 दोहे ऐसे हैं जो श्रृंगार प्रदान हैं, परंतु बिहारी लाल का मन संयोग श्रृंगार में अधिक रमा। ये बहुत अपने आप में एक देखने वाली बात है इनकी कि उन्होंने क्रीड़ा वर्णन और नायक नायिका के रूप का वर्णन दोनों प्रकार से किया। संयोग श्रृंगार के कवि ने मुख्य रूप से भाव पक्ष का ही वर्णन किया है। श्रृंगार के आलंबन, नारी के रूप वर्णन, नक्षिक वर्णन, संधि तथा अनुभावों के स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। नायिका के मुख्य सौंदर्य का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे मात्रा में किया है। बिहारी लाल के संयोग श्रृंगार चित्रण के अनुमान योजना का विशेष महत्व है। बिहारी लाल का काव्य हावों, अनुभवों और चेष्टाओं की चित्रशाला बन के हमारे सामने आता है। वहीं दूसरी ओर बात करें वियोग श्रृंगार का उल्लेख करते हुए बिहारी ने अपने अत्युक्ति एवं अतियोक्ति से काम लिया है। उनके विरह वर्णन में सहजानुभूति कम है और वाग्वैधज्ञ अधिक है, अर्थात कि उसमें सहजानुभूति नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें जटिलता भी हमें दिखाई देती है। उन्होंने अपनी उक्तियों को चमत्कारिक बनाने में अवश्य सफलता मिली है, किंतु वह कृत्रिम बन के आई हैं। मतलब उनमें मौलिकता उस स्तर पर नहीं आई कि हमें वो सहज लग सके। बिहारी लाल ने विरह से पीड़ित दुबले शरीर वाली नायिका का वर्णन किया है। वह पास रहने वाली सहेलियों से भी पहचानी नहीं जाती। विरह जन्य कृष्णता के ऊहात्मक वर्णन कहीं कहीं हास्यपद भी दिखाई लगते हैं। ये एक अपने आप में बिहारी के ऊपर एक तरह से दोष है, हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी ने का जो अगला पॉइंट बनता है वो है भक्ति भावना। बिहारी ने जहाँ श्रृंगार वर्णन किया है वहीं भक्ति संबंधी कुछ दोहे भी लिखे हैं। बिहारी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की आराधना के दोहे लिखे। उनकी शरण में रहना चाहते हैं और वह कृष्ण से प्रार्थना भी करते हैं